ओके। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो हम पहले इस पोएम का मीनिंग समझेंगे, इसको समराइज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, कौन से वर्ड्स किस लिए यूज़ हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसी कवि है जो बहुत ही छोटी छोटी बातों का हमारे इंसानी जीवन में छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे विषय हैं हम लोगों को लगेगा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस तरह से लिखते हैं कि वो गहराई, एक गहरा छाप छोड़ के जाते हैं। ठीक है, शायद हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करें अपनी लाइफ में, लेकिन वो इस तरह के कवि हैं कि उसी चीज़ को लेके बहुत गहरा मैसेज देते हैं अपने पोएम के थ्रू। आपने क्लास 9 में भी एक पोएम पढ़ा था, द रोड नॉट टेकन, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। वो चॉइसेस ऑफ लाइफ के बारे में है, इफ़ यू रिमेंबर। वो भी बहुत मीनिंगफुल एक पोएम थी। ठीक है, और इसके बाद भी आपको एक पोएम मिलने वाला है, वो है फायर एंड आइस। उसमें भी उन्होंने बहुत ही गहरा चिंतन उनका व्यक्त किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो इसका मीनिंग क्या है। ये तो पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या है। स्नो तो आपको पता है बर्फ़ है। ठीक है, डस्ट क्या है। डस्ट इन द सेंस, डस्ट मतलब ऐसे तो धूल होता है, लेकिन यहाँ पे धूल नहीं है, यहाँ पे बर्फ़ के जो कण है, मतलब पाउडर फॉर्म ऑफ स्नो। स्नो का जो पाउडर फॉर्म है, कणाएं, कण गिरते हैं ना ऊपर, तो उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। ठीक है, अब क्या है, पोएम क्या है, सम पोएम का अर्थ ये है, पूरे पोएम में ये बताया गया है कि एक हेमलॉक ट्री होता है, एक पेड़ होता है जो कि क्रिसमस ट्री की तरह दिखता है। ये ठंड के देशों में ज़्यादा पाया जाता है ये हेमलॉक ट्री। उस ट्री के नीचे पोएट बैठा हुआ रहता है। ठीक है, वो बैठे हुए हैं और उनका दिन बहुत ख़राब गया है, मूड एकदम ऑफ है उनका। हम लोगों के जीवन में भी होता है, कभी कभी हम लोग का मूड अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, या चलो मूवी देखने चले जाते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं थोड़ा किसी और फ्रेंड्स के घर में हम घूम के आते हैं, या कोई अपने मामा घर चले जाते हैं, नानी घर चले जाते हैं, या तो खाने के लिए चले जाते हैं रेस्टोरेंट्स। इस तरह से क्या करते हैं, हम अपने मूड को ठीक करते हैं, बेहतर करते हैं। ठीक है, अब पोएट एक जगह पे बैठे हुए थे, तो पोएट बैठे हुए थे हेमलॉक ट्री के नीचे। ठीक है, अब ये हेमलॉक ट्री जो है ये एक पॉइजनस ट्री होता है। मतलब पॉइजनस मतलब होता है आपका जहरीला। ठीक है, ये एक जहरीला ट्री है जिससे कि इंसान की मौत भी हो सकती है। ये हेमलॉक का ही विष पान करा के एक फिलोसोफर को मारा गया था। आई थिंक एरिस्टोटल होंगे शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा था जो तब के राजा को या चर्च को पसंद नहीं आया था, और उन्होंने हिमलॉक का विष पान करा दिया था। तो ये वो ट्री है जो काफ़ी जहरीला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो हिमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और अचानक से उनके ऊपर बर्फ़ के पाउडर्स गिरते हैं, बर्फ़ के कणाएं गिरते हैं। ठीक है, और उनका जो दिन खराब गया है वो दिन उनका ख़राब होने से, आगे ख़राब होने से बच जाता है, और ज़्यादा ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बर्फ़ की जो पाउडर है, बर्फ़ की जो कणाएं हैं वो गिरती है, और बर्फ़ गिरने से क्या होता है, मूड उनका फ्रेश हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बारिश होने से हम बहुत खुश हो जाते हैं, दिन बहुत अच्छा गया, थोड़ा थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, चलो भीग लेते हैं, है ना। तो बारिश में भीग के भी हम लोगों को काफ़ी रिफ़्रेशमेंट मिलता है, अच्छा लगता है ना। जितना भी आप लोगों का दिन का कष्ट हो, मान लीजिए टीचर से पनिशमेंट मिला है, कुछ मिला है, दिन खराब गया है, तब क्या होता है, फिर होता है बारिश होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप लोग चलो बारिश में थोड़ा फुटबॉल खेल लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों का मूड अच्छा हो जाता है। बहुत ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के मूड ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो उसी तरह पोएट यहाँ पे अपने ऊपर बर्फ़ नहीं गिराते हैं, बर्फ़ गिराता है कौन, ये गिराता है एक क्रो। ठीक है, ये क्रो बर्फ़ गिराते हैं उनके ऊपर।
ठीक है। अब देखो पोएम, लेट मी रीड आउट द पोएम। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow, जिस तरह से एक कौवा, shook down on me, मेरे ऊपर गिराते हैं क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की कणाएं, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से एक कौवे ने जिस तरह से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को सुकून पहुंचाया। किसने, ये घटना, बर्फ गिरने का घटना मेरे दिल को सुकून पहुंचाया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड में एक चेंज लाया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और दिन के वो हिस्से को सेव कर लिया, बचा लिया खराब होने से, ऑफ अ डे आई हैड रूड, वही दिन जो मेरा अभी खराब गया था। तो मेरा खराब होने वाला एक दिन आगे खराब होने से किसने बचा लिया, एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ गिरा के बचा लिया। अब देखो ये एक छोटा सा पोएम है, 8 लाइन की पोएम है, और आप लोगों को लगेगा कि ये पोएम की कोई विषय है क्या, एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ गिरा दिया और मेरा मूड ठीक हो गया। लेकिन हाँ, एक विषय है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस पोएम में कुछ ऐसे सिंबल्स मतलब प्रतीकी, चिन्ह यूज़ किया गया है जो कि अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं होता है। जैसे कि ये क्रो, जैसे कि ये हेमलॉक ट्री, ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं होता है। इवन द डस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग धूल ही ना समझते हैं, लेकिन ये जो वर्ड यूज़ किया गया है इसको हम डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिके से जोड़ सकते हैं। सारे खराब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुआ है, लेकिन किस लिए यूज़ हुआ है, दिन को ठीक करने के लिए, मूड को ठीक करने के लिए, है ना मज़े की बात। तो यहाँ पे वो पीकॉक चुन सकते थे, कक्कू चुन सकते थे। पीकॉक क्या है, मोर, कक्कू, कोयल, जो कि बहुत मधुर आवाज़ में गाती है। लेकिन पीकॉक, मोर जो है बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन कौवा खूबसूरत माना जाता है, नहीं माना जाता। बहुत ही बदतर एक चिड़िया माना जाता है जिसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में, है ना। कौवे को कौन रिस्पेक्ट करता है, कोई नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कौवे को ही इस्तेमाल किया, ठीक है। हेमलॉक ट्री हम लोग नहीं बोलते हैं, जहाँ पे मैपल ट्री है। आप लोगों को पता है क्या, शाहरुख खान की मूवी आती थी क्या, मोहब्बतें, उसमें एक मैपल ट्री क्या होता है, मैपल ट्री का पत्ता जो है बहुत खूबसूरत होता है, इस तरह का दिखता है ना। तो ये मोहब्बतें मूवी में यूज़ हुआ था। अगर मिले तो देख लेना, ये पत्ता यूज़ होता है, ये बहुत खूबसूरत एक लाल कलर का पत्ता होता है, ठीक है। तो मैपल ट्री है, या हम लोग कोई और ट्री चुन सकते हैं जो कि खूबसूरत है काफ़ी, लेकिन वो सब नहीं चुना। कवि ने क्या चुना, हेमलॉक ट्री चुना, जो कि पॉइजनस है, जहरीला है, और उतना खास भी नहीं है दिखने में, ठीक है। तो एक तो ये जहरीला है, और ये चिड़िया जिसका कोई सम्मान नहीं है सोसाइटी में। तो ये सब यूज़ करके भी कवि ने ये दिखाया कि यही चीज़ें मुझे मेरे मूड ठीक करने में हेल्प किया, है ना मज़े की बात। तो ये है कविता का आयरनी वो होता है जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और, अंडरलाइन मीनिंग होता है, ठीक है। तो आयरनी का मतलब होता है ये सब खराब चीज़ है, लेकिन इसका जो कार्य है, इसका जो जिस तरह से इस ये कवि को बचाता है, मूड ठीक करने में हेल्प करता है, वो कार्य आयरनिकल है, ठीक है। वो कुछ डिफरेंट ही है, ये लोग बदसूरत है, ख़राब चीज़ है, लेकिन कर क्या रहे हैं, अच्छे अच्छे काम के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे इस कविता में, ठीक है। तो ये कविता का आयरनी है, वो फिगर ऑफ स्पीच है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते कि कविता का राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम होता है छंद, किस लाइन के साथ कौन सा लाइन छंदबद्ध तरीके से हम लोग उसको, सॉरी आई नो आई एम अनवेल, सो थोड़ा बहुत स्नीजिंग हो रहा है मुझे। तो ये जैसे कि फर्स्ट लाइन के साथ थर्ड लाइन का, क्रो, स्नो, मी के साथ ट्री का, है ना। तो इसको मैं अगर ए बोल दूँ, क्रो, फिर स्नो आएगा, ये भी ए, ठीक है। एक ही टाइप का साउंड को हम एक ही अल्फ़ाबेट से एक्सप्रेस करेंगे, क्रो, स्नो, ए, मी को फिर बी कर देते हैं, ट्री को भी बी करेंगे, क्योंकि एक टाइप ऑफ साउंड है, मी, ट्री,
तो ये बी हो गया, क्रो स्नो ए हो गया, मी ट्री बी हो गया। तो ए बी ये होता है इसका छंद, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में ए बी। और सेकंड स्टैंजा देखते हैं। सेकंड स्टैंजा में कुछ और ही है, हर्ट, जो कि क्रो स्नो मी ट्री बिल्कुल अलग, तो इसको सी करते हैं, ठीक है, सी करते हैं। अब हर्ट के साथ किसका आता है, पर्ट, है ना, तो इसको भी सी करते हैं। अब मूड के साथ किसका, रूड, है ना, तो इसको डी करते हैं, इसको डी करते हैं। हर्ट पार्ट, मूड रूड, हर्ट और पार्ट हो गया सी, मूड और रूड हो गया डी, सी डी सी डी। सो राइम स्कीम ये है ए बी सी डी। इसका राइम स्कीम है ए बी सी डी, ओके। अब देखो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या यूज़ हुआ है। पहले तो एंजैम्मेंट यूज़ हुआ है। एंजैम्मेंट क्या होता है, एंजैम्मेंट होता है जब पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं होता है, 2 से 3 लाइन से ज़्यादा लाइंस हम पाते हैं लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं होता है। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, जैसे कि ये कॉमा होता है, फिर सेमीकोलन आता है या कुछ और आता है, कोलोन आता है, ये सब कुछ यूज़ नहीं होता है, कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है इस पोएम में। एकदम लास्ट में जाके फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, लास्ट स्टैंजा में आप देख सकते हैं। कहीं कोई कॉमा है आप अपने बुक में मिला लीजिए, कोई सेमीकोलन है, कुछ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, पूरे पोएम में नहीं है, एकदम लास्ट में जाके यहाँ पे एक फुल स्टॉप है ना। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल जो होता है इसे हम कहते हैं एंजैम्मेंट। 3-4 लाइन एक साथ, उसके बाद एक फुल स्टॉप या कॉमा या कुछ रहेगा, पंक्चुएशन मार्क रहेगा, ठीक है। अब आता है एलिटरेशन। इस पोएम में एलिटरेशन है, ठीक है। एलिटरेशन किसे कहते हैं, वर्ड्स विथ सिमिलर फर्स्ट अल्फाबेट्स क्लोजली प्लेस्ड। सिमिलर फर्स्ट अल्फाबेट, जैसे हैज़ में सिमिलर एच है, हर्ट में भी एच है, सिमिलर फर्स्ट अल्फाबेट्स, ये फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर है। जो सिमिलर फर्स्ट लेटर वाला जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी नज़दीक होता है, जैसे हैज़ और हर्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 वर्ड है बीच में बस, तो हैज़ हर्ट। सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, देखो एस एस दोनों में। शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डाउन डस्ट, है ना, आसपास ही है। तो ये सब इस तरह का एग्जाम्पल होता है एलिटरेशन। सेम साउंड्स, सेम साउंड से शुरू हुआ वर्ड्स आसपास रहना, ठीक है। अब देखेंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स को समझेंगे। कॉन्सोनेंट्स है रिपीटेड कॉन्सोनेंट वर्ड्स वगैरह, जैसे कि ये हुआ डे हैड रूड, डी एक कॉन्सोनेंट है, वावल है, आपको पता है, ए ई आई ओ यू वावल है, ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। जैसे डी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक डी यूज़ हुआ है, डे हैड रूड, है ना, बार बार डी आया है यहाँ पे, तो ये डे हैड रूड ये कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है। कॉन्सोनेंट्स, अभी कॉन्सोनेंट्स को हम एसोनेंस से कंपेयर करेंगे। कॉन्सोनेंट्स का ऑपोजिट होता है एसोनेंस। एसोनेंस भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। कौन सा, प्रोमिनेंस ऑफ वावल साउंड। एसोनेंस होता है ए ई आई ओ यू में से कुछ किसी का बहुत ज़्यादा, एक्सक्यूज में, ठीक है, वावल का बहुत ज़्यादा यूज़ होना, बार बार यूज़ होना, इसे एसोनेंस कहते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट ज़्यादा यूज़ होता है और एसोनेंस में वावल ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे यहाँ शुक डाउन ऑन मी, एक्सक्यूज मी, स्टैंजा 1 में लाइन 2 में, ये लाइन 2 है, शुक डाउन ऑन मी, इसमें देखो ओ का यूज़ बहुत, ओ एक वावल है ना, आपको पता है ओ, यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे भी ओ, है ना, शुक डाउन ऑन मी, एक्सक्यूज मी, ओ साउंड इज प्रोमिनेंट, तो इसे कहते हैं एसोनेंस। जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड ज़्यादा आएगा उसे कॉन्सोनेंस कहेंगे, जहाँ पे वावल साउंड ज़्यादा आएगा उसे एसोनेंस कहेंगे। तो इस पोएम में है वो बात। अब देखो राइम स्कीम हमने देख लिया, कॉन्सोनेंस देख लिया, एलिटरेशन हम देखेंगे। एलिटरेशन क्या है, एलिटरेशन है सिमिलर साउंड्स के वर्ड, जैसे, अच्छा आपने एलिटरेशन भी देखे ना, हैज़ हर्ट सेव्ड सम,
डाउन, डस्ट, हमने एलिटरेशन भी देखा। अब देखेंगे हम लोग इन्वर्शन। इन्वर्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज। स्टैंजा 1 इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्शन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि ये, द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had wrote। तो ये कविता में काफ़ी इन्वर्शन यूज़ होता है। इन्वर्शन मतलब एक लाइन को उल्टा करके बोलना। जैसे हम बोलेंगे मैंने मैंने खाना खाया, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से बोलूँ अगर मैंने खाया खाना, वो भी इसका मीनिंग होता है ना, उसका भी मीनिंग होता है। लेकिन वो क्या हुआ, मैंने खाया खाना, ये उल्टा करके हम बोल रहे हैं। पहले तो हम वर्ब को लाते हैं, क्रिया को लाते हैं, उसके बाद मैं कुछ और बोल रही हूँ, है ना। तो इसी तरह से ये कवि उल्टा करके बोल सकते थे कि एक कौवे ने मेरे ऊपर मेरे मेरे दिन को कौवे ने ठीक कर दिया मेरे ऊपर बर्फ़ गिरा के। लेकिन इस तरह से वो यूज़ करते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, है ना। अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो लाइन को उल्टा करके बोलना मतलब इन्वर्ट करना, उसको इन्वर्शन कहते हैं। इन्वर्शन है ना। ये कविता का जो छंद है उसको बरकरार रखने के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है, इन्वर्शन यूज़ होता है, ठीक है। उल्टा करके लाइन यूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं इन्वर्शन। अब देखते हैं सिंबल। इस पोएम में सिंबल क्या क्या यूज़ हुआ है, जैसे कि क्रो, हिमलॉक ट्री, ये सब इल ओमेन है। ओमेन मतलब महिला नहीं, ठीक है, ये है ओमेन, महिला में डब्ल्यू यूज़ होता है यहाँ पे, OMEN। ओमेन मतलब है ख़राब चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे इंडियन एग्जाम्पल में कैट, बिल्ली अगर रास्ता काटे तो हम उसे क्या अशुभ मानते हैं, है कि नहीं, अशुभ मानते हैं ना। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो बात की बात है, मैं तो नहीं मानती लेकिन बहुत लोग मानते हैं। तो उसी तरह से क्रो को, हेमलॉक ट्री को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये इल ओमेन है, डेथ और डिके, मृत्यु, डिजीज़, हाँ, रोग, मृत्यु, डिस्ट्रक्शन, क्षय, ये सब क्षति, ये सब माना जाता है कि क्रो, हेमलॉक ट्री, ये सब है सिंबल है, उसके चिन्ह है, खराब चीज़ों का चिन्ह है ये क्रो का, हेमलॉक ट्री का, ठीक है। तो ये सिंबल यूज़ हुआ है इस कविता में, हाँ, ठीक है। अब देखो मेटाफर क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे मेटाफर भी यूज़ हुआ है। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो एक अपने आप में एक मेटाफर है। क्यों? ये एक ऐसी चीज़ है जो कवि का मूड ठीक करने में हेल्प करता है। कवि के ऊपर बर्फ़ के कणा गिरते हैं और कवि का मूड ठीक हो जाता है। तो ये मेटाफर यूज़ हुआ है। मेटाफर मतलब बताया कुछ और जा रहा है, उसका एक अंडरलाइन बहुत गहरा मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे जो मतलब जैसे सिमिली होता है, सिमिली क्या होता है, एज, सच एज, लाइक, ये वर्ड रहता है, हाँ। जैसे कि दूध के तरह सफ़ेद, वाइट एज मिल्क, वो हो गया सिमिली। लेकिन मैं कुछ और चीज़ें बोलूँ, जैसे मैं कोई सफ़ेद चीज़ को दूध के जगह पे यूज़ करके उसको बता रही हूँ कि उसकी तरह साफ़ है, ठीक है। और मैं एज और जस्ट एज यूज़ नहीं कर रही हूँ, लाइक यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो मेटाफर की जगह आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, ये होप, आशा, ऑप्टिमिज्म, ये भी इसका मीनिंग भी आशा ही है, आशा का किरण है ये डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मेटाफर है यहाँ पे। बर्फ़ की कण, इसका एक मीनिंग है कि ये कवि का मूड ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये एक यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है। और पोएम में तो आयरनी है ही है, मैंने आपको बताया कि एजेंट्स ऑफ इल ओमेन ब्रिंग मैसेज ऑफ हैप्पीनेस। जो ख़राब चीज़ें हैं वही कवि के लिए अच्छी वार्ता लाते हैं, अच्छे मैसेज लाते हैं। तो ये आयरनी नहीं तो क्या है, आयरनी मतलब जो दिखता कुछ और है और अंदर ही अंदर इसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो ये दिखते ख़राब चीज़ें हैं, हिमलॉक ट्री, क्रो ख़राब चीज़ है, लेकिन वही कवि का हैप्पीनेस का कारण होता है, वही कवि की खुशी का कारण होता है। तो यही है कविता का आयरनी, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या है और कवि ये कविता कवि ने क्यों लिखा। इसलिए लिखा
कि हमारे सोसाइटी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे मान्यता हम लोग कुछ और तरह से देते हैं, लेकिन शायद उनका उसके पीछे कोई हाथ नहीं होता है। शायद एक बिल्ली इनोसेंट होती है, मासूम होती है, क्रो मासूम, हिमलॉक ट्री भी उसका भी दोष नहीं है, लेकिन ये हम लोगों का बनाया हुआ चीज़ है, हम लोगों का सुपरस्टिशन है कि हम लोग उसके ऊपर ये गलत चीज़ें थोपते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ अच्छा है। शायद वही चीज़ है जो हमें अच्छी फीलिंग्स का अनुभव कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कवि को कराया अनुभव, अच्छा फीलिंग कराया किसने, क्रो ने, हिमलॉक ट्री ने। उसी तरह एक बिल्ली रास्ता काटता है तो उसमें बिल्ली का क्या दोष है? वो हम लोग मानते हैं कि शायद उसने मेरा दिन खराब जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना, वो हम लोग मानते हैं, लेकिन शायद बिल्ली को पता भी नहीं है। हाँ, तो बिल्ली का कोई दोष नहीं है। तो उसी तरह ये हमारे कल्चर में ये आ जाता है मानते मानते कुछ चीज़ें। जैसे आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या दही शक्कर खाते हैं बहुत लोग, क्यों? बंगालीज में तो है, आप लोगों में है कि नहीं नहीं पता, लेकिन बंगालीज में जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो दही शक्कर खिलाते हैं मम्मी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इससे आपका दिन अच्छा जाएगा, इससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, है ना। थोड़ा सा टीका लगा दिया सर पे, है ना। क्यों माना जाता है कि ये पूजा का टीका है, ये आपका दिन अच्छा करेगा। करे या ना करे, ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो उसी को लेके है ये पोएम कि हम जो मानते हैं हमेशा वो होता नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छाई के लिए भी यूज़ होता है। तो हमने ये पोएम समझा। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, ठीक है, मैं दोबारा आपको कोशिश करूँगी समझाने की। और जो है इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उस पे मैं क्वेश्चन लिख के ग्रुप में भेज दूँगी। और अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड करके भेजा है, इसको डाउनलोड करके आप लोग समझ लीजिएगा पोएम को, ठीक है। और जो मैं आंसर लिखाऊंगी उसी को भी इसी तरह से नरेट करके मैं भेज दूँगी क्वेश्चन। थैंक यू।